Good morning, student of 8th class. How are you all? Yeah, I hope you all are fine and healthy at your home. Students, today you are watching lesson number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources, Part 7 of your book Geography. यानी कि आप इस ये जो लेसन चल रहा है लेसन नंबर 2 उसका भाग 7 देख रहे हैं। ये 7th वीडियो है उस लेसन की। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टॉपिक शुरू हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। The growth of vegetation depends primarily on temperature, moisture. यानी कि जो वनस्पति होती है उसकी जो वृद्धि है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो मुख्य रूप से तापमान और मॉइस्चर का मतलब होता है आर्द्रता यानी नमी पर निर्भर करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ठीक, यानी कि जो दुनिया भर में जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति का मतलब है यहाँ पर पेड़ पौधों से है। ठीक है, किसी भी तरीके के पेड़ पौधे हों, ठीक है, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉरेस्ट यानी वन, ठीक है, और ग्रासलैंड्स यानी घास वाले इलाके, ठीक है, और आपका स्क्रब्स और टुंड्रास। ठीक है, तो ये जो रीजन होते हैं थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है ये देखो। फॉरेस्ट तो आप सब जानते ही हो, आप सबने बड़े देखे होंगे फॉरेस्ट वगैरह, है ना। जैसे आपके आप जब जाते हैं अपने आप निकले, अगर आप सपोज करिए आप जा रहे हैं उत्तराखंड स्टेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको राजाजी नेशनल पार्क मिलता है। ठीक है, वहाँ से होके गुजरते हैं जब आप हरिद्वार वगैरह जाते हैं। तो इसी तरीके से नैनीताल में आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये जंगलों के नाम हैं, फॉरेस्ट हैं और रिजर्व्ड हैं। गवर्नमेंट ने इनको रिजर्व किया हुआ है, यहाँ पर बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं होता और शिकार तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये है आपका फॉरेस्ट। और इसके अलावा जो वेजिटेशंस हैं उनमें ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स क्या होते हैं जहाँ पर मतलब बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, घास दिखती है, घास भी ऐसी नहीं, घास भी काफ़ी ऊंची ऊंची घास हो जाती है। ठीक है, जब उनका सीज़न हो जाता है तो काफ़ी ऊंची हो जाती है और इवन इतनी ऊंची घास हो जाती है कि कई बार तो उसके अंदर जो जानवर होते हैं वो जानवर छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर जानवर भी है। जैसे कि आपको इंडिया के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर पर ये रीजन मिल जाएगा, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये रीजन मिल जाएगा, यहाँ पर इस एरिया में ये मिलती हैं। और मिड इनकी जो ये कहाँ और कहाँ मिल सकते हैं? मिड एलिवेशन एरियाज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, यानी कि हिमालय के जो मध्यम हाइट वाले जो इलाके हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊंचे नहीं, मध्यम हाइट वाले इलाके। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर ये मिल जाता है ग्रासलैंड्स, ये इंडिया में यहाँ मिल सकता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि स्क्रब फॉरेस्ट क्या होते हैं? स्क्रब फॉरेस्ट क्या होते हैं? वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय शब्स। शब्स होता है जो पौधे की हाइट, ठीक है, ज़मीन से 3-4 फीट के आसपास जाती है। ठीक है, जिसको आप आम भाषा में झाड़ियाँ कह देते हो कि झाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, तो उनको शर्ब्स कहते हैं। तो इस तरीके के हाइट वाले भी एरिया होते हैं, उनको स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं। और जो है इसके अलावा आप इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ग्रासेस इंक्लूड हो गई और हर्ब्स इंक्लूड हो गए। हर्ब्स भी होती हैं, छोटे छोटे पौधे भी इंक्लूड होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, थोड़ा हाइट वाले पौधे, मगर इतनी बड़े हाइट वाले पेड़ नहीं मिलेंगे जो आप आमतौर पर अपने एरिया में देखते हो। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री देखते हैं आप, नीम ट्री देखते हैं, ऐसे हाइट वाले ट्रीज नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, इसको शर्ब्स कहते हैं। राइट, अच्छा, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? इंडिया में कहाँ मिल सकते हैं? तो डेक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, डेक्कन
थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट जो कि साउथ इंडिया में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है टुंड्रा। तो टुंड्रा क्या है, इन वर्ड्स को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, टुंड्रा। अब टुंड्रा क्या होता है, ये भी जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, मगर मतलब वेजिटेशन एरिया है। जंगलों का मतलब ये नहीं आप दिमाग में लगा लेना कि वो पेड़ वाले बड़े बड़े घने घने जंगल, ऐसा नहीं। वेजिटेशन एरिया है, यानी कि वनस्पतियां मिलती हैं। वनस्पतियों से मतलब है कि ग्रीनरी एरिया होगा, थोड़ा बहुत ग्रीनरी यानी प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, इससे मतलब ये है। तो टुंड्राज में क्या होने वाला है कि लो टेम्परेचर रीजन फॉरेस्ट, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स, ठीक है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है, वहाँ पर ये आपको वेजिटेशन मिलेगा। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है तो ज़्यादा समय पर बर्फ़ पड़ी रहती है। तो जैसे ही जब बर्फ़ पिघलती है तो पिघलने के बाद थोड़े से समय के लिए जब वेदर थोड़ा अच्छा हो जाता है तो शॉर्ट सीज़न के लिए थोड़े समय के लिए यहाँ पर वेजिटेशन आ जाती है, ठीक है। आप वैसे जो वर्ड टुंड्रा है इसका मीनिंग होता है हाई लैंड, ठीक है, ऊंची ज़मीन, ठीक है। अच्छा, यानी हाई एल्टीट्यूड रीजन में मिलेंगे ये आपको। और क्या बोलते हैं आपको, वर्ल्ड में जो टुंड्रा फॉरेस्ट है इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और एंटार्क्टिक टुंड्रा, ठीक है। अच्छा, तो इंडिया में तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि इंडिया में इतने इस तरीके के नहीं है। और फिर भी इंडिया के अंदर भी कुछ थोड़े बहुत एरियाज़ में टुंड्रा मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आपका आगे नेक्स्ट। इंडिया में आपको मिल जाएगा ये, जब आप जाते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जब आने वाले हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, बट कुछ समय के लिए जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ फिगर दिखाई हुई है ग्रासलैंड की, आपको फिगर ही दिख गई, ठीक है, ये देखिए, ये फिगर ग्रासलैंड एरिया की दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये आपको ग्रासलैंड, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम में, ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसी तरीके के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, ठीक है। अच्छा, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होगी, राइट, बारिश ज्यादा तो ज्यादा पेड़ उगेंगे, ठीक है, उगेंगे पेड़, थ्राइव मीन्स उगना। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि जंगलों का कनेक्शन उन एरिया से होता है जहां पानी की बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, यानी कि जैसे जैसे पानी की जो मात्रा होगी वो कम होती जाएगी तो पौधे का साइज भी उस एरिया में कम हो जाएगा और उनकी डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी, ठीक। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज and grasses grow in the regions of moderate rainfall forming the grasslands of the world, यानी कि ये जो है जहाँ पर बारिश कम पड़ती है, ठीक है, जहाँ बारिश कम आएगी तो वहाँ पर आपको ये आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगी देखने के लिए, और जो है वहाँ पे ग्रासेस मिलेंगे, छोटे साइज के पेड़ मिलेंगे। थॉर्नी शब्स, यानी कि कांटे नुमा, ठीक है, जिन पे कांटे होते हैं, ये तो कांटेदार झाड़ियां। एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जैसे कि इंडिया में आप राजस्थान के अंदर वहाँ पे आपको थॉर्नी शर्ब्स देखने को मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ, बबूल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि लो रेनफॉल है इस वजह से इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, ठीक, इस वर्ड को समझ लेते हैं पहले। तो पूरी टर्म देखिए, पूरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो थॉर्नी शर्ब्स होते हैं, ये प्लांट्स आप बता रहे हैं कि लो रेनफॉल एरिया में मिलते हैं। तो ये इनमें क्वालिटी क्या होगी इन प्लांट्स की, भाई ये वहाँ ऐसे में जब पानी नहीं है तो ये पौधे उग कैसे पाएंगे, सोचने की बात है। तो इनके फीचर्स बता रहा है कि इनके होंगे इनके अंदर, ठीक, ये देखिए कि
डीप रूट्स होंगी, यानी कि इनकी जो जड़ें जाएंगी वो ज़मीन में बहुत नीचे चली जाएंगी ताकि ज़मीन से नीचे से पानी ले आए। आपने नोटिस किया होगा हमारे इलाके में जब हम ट्यूबवेल खोदते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर कम गहराई में पानी मिल जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी कि जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन में जा रखा है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्यूबवेल को और डीप, ठीक है, खोदना पड़ता है, ठीक है, और ज़्यादा हैवी मशीन लगानी पड़ती है ताकि वो डीपली ले जाए, ठीक है, और तब जाकर के फिर पानी निकल के आता है ना। ऐसा बिल्कुल सेम लाइक इट इसी तरीके से प्लांट्स भी कर रहे हैं, यानी कि जिस एरिया में रेनफॉल कम है, ठीक है, पानी कम है, तो वहां पर उनके प्लांट्स ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके अपनी रूट्स को ज़मीन के नीचे ले गए, बहुत नीचे तक, ताकि ज़मीन के नीचे से पानी लेकर के आ जाए। एंड लीव्स, अब लीव्स में भी कुछ बदलाव आया हुआ है, लीव्स ने भी अपने आप को बदलाव कर लिया, ठीक है, किस में, अपने आप को कांटे में बदल लिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा लीव का, तो लीव के पास क्या होते हैं, ये देखिए, लीव जैसे सपोज मैं आपको एक यहां पे बताता हूं, ये लीजिए आप, ये मैंने एक लीफ बना दी यहां पर, ठीक है। ये जो लीफ आप देख रहे हो, लीफ के पास, लीफ के जो अपर सरफेस पर यहां पे बहुत छोटे छोटे इस तरीके से छेद होते हैं, ठीक है, इनको स्टोमाटास कहते हैं। तो आमतौर पर जो आप अपने एरिया में जो ट्री देखते हो उनमें तो स्टोमाटा ओपन क्लोज होता रहता है, ठीक है, और जब ओपन क्लोज होगा तो इसकी वजह से, ठीक है, जो ट्री होता है वो वाटर का करता है लॉस और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर, यानी कि पानी की निकालेगा बूंद बाहर, और अंदर जैसे ही ओपन होगा पानी की बूंद तो बाहर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इस फिनोमिना को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये जो फिनोमिना होता है ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अच्छा, तो अब इन एरिया में अगर पानी ऐसा करने लग जाए, सॉरी, ऐसा प्लांट अगर इसी तरीके से करने लग जाए लीव्स में से कि पानी निकालने लग जाए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लग जाए, तो अब पानी तो उसके पास पहले ही लिमिटेड है, अगर पानी निकाल देगा, ठीक है, तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना प्लांट का ही। तो प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और अपनी लीव्स को कांटों में बदल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन करते हैं, देखो क्या करते हैं कि वैक्सी सरफेस कर लेते हैं। वैक्सी सरफेस से क्या होता है कि लीफ के अपर लेयर पर, ठीक है, वहां पर एक वैक्स की परत चढ़ा लेते हैं, जिससे होगा क्या कि जो पानी का जो पानी जो निकलने वाला था वो पानी का लेवल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वाटर लेवल, ठीक है, तो पानी निकलेगा नहीं, तो प्लांट बच जाएगा। तो यानी कि इस एरिया के अंदर जहां पे पानी कम मिलता है अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ऐसे प्लांट को ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, रेगिस्तान वाले इलाकों में, यानी इंडिया के अंदर अगर जाएंगे तो कहाँ मिलने वाले हैं, राजस्थान गुजरात के इलाकों में मिलने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो ये पौधे अपने ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मोजेस एंड लिचेंस। अब देखिए यहां पर ये वर्ड आ रहे हैं, देखिए, यानी टुंड्रा के जो इलाके हैं वहां पर किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, यानी कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी, मोजेस मिलेंगे, ठीक है। ये ब्रोफाइटा नाम की कैटेगरी होती है प्लांट की, ठीक है। अच्छा, तो इनमें ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है, ये कैटेगरी है प्लांट्स की। ये तो आप जब हायर क्लासेस में जाने वाले हैं तब आप ये टर्म पूरी पढ़ेंगे डिटेल में बायोलॉजी के अंदर, बट आप अभी फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि ये ब्रियोफाइटा नाम की कैटेगरी में आते हैं और नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। यानी कि आम तौर पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ये प्लांट्स आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जो आप देखते हो, ठीक है। इनमें ना पत्तियां होंगी, इनमें ना डंडी होंगी, ना इनमें फूल होंगे, ठीक है। आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हो काई जैसा, ठीक है, यानी कि ग्रीन जैसा तो कुछ होगा, ठीक है, यानी कि ग्रीन कपड़े जैसा सा कुछ होगा, और कपड़े को ही कपड़ा जैसा कपड़ा है, ग्रीन कपड़ा आप कह सकते हो कि भाई वो प्लांट है। बट एक्चुअली में आपने जो प्लांट ऑब्जर्व किए हैं अपने एरिया में, देखते हो आप सब, ठीक है, उस तरीके के प्लांट वो बिल्कुल भी नहीं लगते, ठीक है, उनको कहते हैं मोजेस। और उसके बाद है लिचेंस, ये एक कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंगस का, ठीक है। एल्गी
एक प्लांट कैटेगरी होती है और फंगस जो होता है, फंगस एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। अच्छा, ना ये प्लांट होते हैं ना ये एनिमल्स होते हैं, फंगी जो होता है ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, तो फंगी और प्लस क्या बताया मैंने आपको, एल्गी, ये दोनों आपस में मिल के रहते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों आपस में मिल के रहते हैं, यानी कि एल्गी फंगस को देता है, ठीक है, फूड, ठीक है, क्योंकि फंगस की जो क्वालिटी होती है, यानी फंगी की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो अपने आप अपना फूड बना नहीं सकता, तो वो उसे फूड चाहिए किसी और से, तो वो एल्गी से फूड ले लेगा। और एल्गी को क्या चाहिए, क्योंकि एल्गी बहुत माइन्यूट होते हैं, उनको चाहिए शेल्टर, तो एल्गी फंगी जो होगा वो उसको शेल्टर देगा, तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, टुंड्रा रीजन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये छोटे छोटे काई जैसे देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा चलिए, खैर देखिए, पाइथन इन अ फॉरेस्ट, एक फिगर दिखाई हुई है, ठीक है, अजगर बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा, ठीक है, सांप के वैरायटी का एक जानवर होता है, बट जहरीला नहीं होता। पाइथन जो है ये निगल जाता है पूरा, जो अपने शिकार को पकड़ करके कस करके पकड़ लेता है और उसको दबा करके उसकी जान ले लेता है, ठीक है, और तब उसको फिर पूरा निगल लेता है। तो इस तरीके से होता है पाइथन। तो दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से होते हैं ये कुछ, ठीक है, उसी तरीके की प्रजाति। आगे चलिए, खैर, टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर टू सेंचुरीज बैक, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, ठीक है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। अब सीधी सी बात है, जब ज्यादा एरिया, मतलब जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि बोल रहा है कि भाई डबल पॉपुलेशन हो चुकी है, ठीक है, ये दो जो पिछली 2 सेंचुरीज गई हैं, ठीक है, तो उनमें डबल पॉपुलेशन हो गई। जो पॉपुलेशन पहले थी उसकी अब हम देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा जो है एग्रीकल्चर एरिया चाहिए होगा, क्योंकि उनको फूड देना है, ठीक है। तो अब वो फूड आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली खेती करनी पड़ेगी, और खेती करने के लिए चाहिए लैंड, और लैंड जो आएगी वो आएगी जंगलों को काट के, तो इसके लिए फिर जंगलों को काटना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली, ठीक है। वेनिशिंग मींस समाप्त होना, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो जंगल है फिर वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। हालांकि आपको बताऊं कि इंडिया ने तो काफ़ी हद तक इस पर रोक लगाई है, ठीक है, और इंडिया काफ़ी अवेयर भी है। मैं इस चीज़ के लिए तारीफ़ करूंगा कि हमारे देश की, और जो है क्या बोलते हैं, हमारे कंट्री के अंदर नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये कैटेगरी होती है फॉरेस्ट की, और इनके अंदर जो जानवर होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जाना आप बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं जा सकते, राइट। तो ये है आपका, ठीक है। अच्छा, तो चलिए खैर आगे चलते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि ये जो फॉरेस्ट हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो फॉरेस्ट आर वेल्थ, यानी कि वन हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर्स टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, यानी कि पौधे जंतुओं को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं, और साथ में परितंत्र को भी बनाए रखते हैं, यानी कि उनको सुरक्षित रखते हैं, परितंत्र या इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है, हस्तक्षेप। देखिए टर्म जो वर्ड आ रहा है, इन वर्ड्स को आप अपने नॉलेज के लिए भी वर्ड मीनिंग्स में नोट डाउन कर सकते हैं। इंटरफेरेंस माने हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में पड़ना, ठीक है। अच्छा, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and
एनिमल्स। ठीक, अच्छा, यानी कि जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैनी स्पीसीज हैव बिकम वर्नेरेबल। ठीक, यानी कि असुरक्षित हो गई हैं। अच्छा, बहुत सारी प्रजातियां क्या हो गई हैं, अब असुरक्षित हैं, एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकट में पड़ना, यानी खतरे में आ जाना। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ जो हैं विलुप्ति की बिल्कुल कगार पर हैं। एक्सटिंक्शन वर्ड का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। ठीक है, अच्छा, तो कुछ विलुप्ति की बिल्कुल कगार पर है, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स, जो फॉरेस्ट हैं, ये पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया में भी हुआ है, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी हद तक रोका है इंडिया ने। ठीक है, अच्छा, बट फिर भी देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, सबको रोक पाना, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा हमारे आप कह सकते हो कि एक लचीलापन भी है कानून के अंदर, और जो है तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बट क्या है, फिर भी बहुत कंट्रोल इंडिया ने किया हुआ है। बाकी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत जंगलों में पूरी आग लग गई, तो बहुत सारे जानवर मारे गए। ठीक है, अभी आपने जो है अमेज़न के फॉरेस्ट, जो कि जिनको कि लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा, ब्राज़ील के अंदर है ये, तो वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, जंगलों में आग लग गई थी वहाँ पर। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्रकृति का नुकसान हुआ वहाँ पर भी। ठीक है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी अवेयर रहना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप भी अवेयर रहें और अपने आसपास प्रकृति को मेंटेन करें। ठीक है, इस बात का हमने सब ने ध्यान देना है। अब जब हम सब मिलकर के करेंगे, हम किसी एक पर नहीं बोल सकते कि आप और आप और आप, हम सबको मिलके करना होगा। जब तक हम सब अवेयर नहीं होंगे तो नेचर बचेगा कैसे, राइट? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। कुछ जैसे कि जंगलों का काटना, ठीक है, सॉइल इरोजन, और यहाँ तक कि इंसान ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, उसकी एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जंगलों में आग लग जाना, सुनामी, लैंडस्लाइड हो जाना। ठीक है, ये जो सब फैक्टर्स हैं, या इसमें ह्यूमन फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये सब के सब जो है एक्सटिंक्शन प्रोसेस को, रिसोर्सेज के एक्सटिंक्शन प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पॉचिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉचिंग वर्ड आ रहा है, इसको पॉचिंग को हम अंडरलाइन करते हैं। पॉचिंग इसका मतलब होता है कि अवैध रूप से शिकार करना। ठीक है, विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। इनकी वजह से भी, ठीक है, अच्छा, अवैध रूप से शिकार करने की वजह से कुछ ऐसे, मतलब जो प्रजातियां हैं जानवरों की, उनमें तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, द एनिमल्स आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टिथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। यानी कि जानवरों का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, उनके खाल के लिए, चमड़े के लिए, ठीक है, उनके नाखूनों के लिए, दांतों के लिए, उनके सींगों के लिए, यहाँ तक कि उनके पंखों के लिए भी ऐसा करा जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग। देखो एक ब्लैक बग वर्ड आ रहा है, इसको ज़रा समझेंगे, ब्लैक बग। ठीक है, ये बड़ा फेमस है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की एक पुरानी स्टोरी। और क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड्स, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। तो इन सब जानवरों के नाम जो मैंने बताए हैं, ये सब जानवर मारे जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया किस वजह से, खाल के लिए, उनके चमड़े के लिए और पंखों के लिए, ठीक है, उनकी हड्डियों के लिए, उनके सींगों के लिए, उनके नाखूनों के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं मार्केट में बिकती हैं, और जो है इसीलिए शिकारी इसको अवैध रूप से मारते हैं। तो ब्लैक बग, इसके बारे में एक आपको बता दूं, बड़ा फेमस एक किस्सा हुआ था कि राजस्थान के अंदर, जो आपने स्टोरी सुनी होगी, सलमान खान एक फेमस एक्टर हैं, तो वो ब्लैक बग शिकार के मामले में उनके ऊपर केस चला था। ठीक है, बाद में हालांकि जो है उनको उसमें मामले से फ्री कर दिया गया। अच्छा, बट जो है ब्लैक बग जो मामले के लिए था वो शिकार, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर हिरन पाया जाता है और बहुत एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है।
ठीक है। अच्छा, तो दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इन सबको बचाया जा सकता है अगर हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लें। ठीक है। अच्छा, तो अवेयरनेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जो जंगलों के आसपास रहते हैं वही लोग अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ठीक है। आप लोग भी उन एरियाज में घूमने जाते हैं, आप भी अपने आसपास के ग्रीनरी एरियाज में जाते हैं, वहां पर गंदगी ना फैलाएं। ठीक है। और वहां पर जो है अपने आसपास जितना ज़्यादा हो सके प्लांट्स लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी